लेकिन यूक्रेन है कि अभी भी डटा हुआ है रूस के सामने, और रूस को ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में उसे क्या करना होगा। आप कल रात से लेकर आज तक का घटनाक्रम देखिए तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यूक्रेन में रूस ने तबाही मचाई है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान। अभिषेक मतिमान, 7 दिन तक क्या उम्मीद थी रूस को कि इस तरह से यूक्रेन डटा रहेगा? क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाहती हूँ कि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जब पहले दिन जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि 72 घंटे से ज्यादा ये युद्ध नहीं चलने वाला है। देखिए, उस बात को सही परिप्रेक्ष्य में पहले समझना पड़ेगा। जब 72 घंटे की बात करी गई थी तो अब हम याद करते हैं उस दिन से जब पहले दिन रशिया ने धावा बोला है यूक्रेन पर, 72 घंटे या उससे थोड़े ज्यादा में ये बात तो शुरू हो गई थी कि जो नेटो फोर्सेस और अन्य देश जो आर्म्स सप्लाई कर रहे थे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने और उनके जो फोर्सेस हैं उन्होंने सिविलियंस को बांटने शुरू कर दिए थे आत्मरक्षा के लिए। इसका अर्थ कब होता है? जब कोई देश अपने सिविलियंस को आर्म करना तब शुरू करता है जब उसकी फौजें एक्चुअली पिट चुकी हैं। तो जो 72 घंटे की अवधि थी उसमें जो अचीव करना था रूस को, वो बखूबी अचीव कर चुके हैं। आज जो हम देखते हैं, अब ये लड़ाई जो है निर्णायक फेज में पहुंच गई है। एंट्री का एक फेज था, उसके बाद उनके सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करना नेक्स्ट फेज था, उसके बाद फॉलो एक्शन में अपनी सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक चेन को एस्टैब्लिश करना जरूरी था, वो किया गया। और फिर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उनकी घेराबंदी की गई। अब उनकी घेराबंदी करने के बाद वो समय आया है कि कमांड एंड कंट्रोल पर कब्जा किया जाएगा रूस के द्वारा। और निर्णायक फेज में जब लड़ाई जाती है तो उसमें हर पॉसिबल और हर अवेलेबल मींस का उपयोग किया जाएगा। लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता हुआ इस वक्त अब रूस नजर आ रहा है। 6ठे से 7वें दिन में ये बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। लेकिन विवेक काटजू जी, ऐसे में सवाल ये है कि अब नया नाम सामने आ रहा है। सत्ता परिवर्तन तो रूस शुरू से ही चाहता था यूक्रेन पर जब उसने आंखें तरेरी थी, लेकिन विक्टर को जिस तरह से राष्ट्रपति बनाने की पुरजोर वो कोशिश कर रहा है, क्या लगता है अपने मकसद में कामयाब होगा? ज़ेलेंस्की को उसकी जनता के सामने इस तरह खदेड़ना कितना मुमकिन है उनके लिए? इसका दारोमदार यूक्रेन की आर्मी पर निर्भर। रूस ने भी, पुतिन ने भी रूस की आर्मी से अपील की थी कि आप सत्ता परिवर्तन करवाएं अपने यूक्रेन में, क्योंकि आप यूक्रेन की फौज और रूस का समझौता ज्यादा आसान होगा। हमें ये भी समझना है कि रूस की फौज और यूक्रेन की फौज के पहले संबंध भी होते थे, उनमें कई अफसर हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आज के दिन ये साफ दिख रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को एक उनका मनोबल बढ़ाया है। सर, मैं आपको रोक रही, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन सरकार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो दावा क्या है, जरा देखिए। 6000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की सरकार की तरफ से किया गया है। यूक्रेन सरकार का बड़ा दावा, 6000 सैनिक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन सरकार का दावा कि उन्होंने 6000 के करीब रूसी सैनिकों को मार दिया है। यानी कि खदेड़ने की पूरी तरह से कोशिश, तैयारी में यूक्रेन नजर आ रहा है। लेकिन इसे बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, मैदान पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही जगह से जहां दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब यूक्रेन सरकार ने दावा कर दिया है कि 6000 सैनिक रूसी उन्होंने मार दिए हैं, यानी कि उनका सफाया कर दिया है। हालांकि यूक्रेन सरकार ने दिन में यह भी दावा किया था उन्होंने खार्किव के इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आ रही है, किस तरह से सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे विंग कमांडर इस वक्त अभिषेक मतिमान, मैं आपके पास आऊं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये दावे किए जा रहे हैं 6000 रूसी सैनिकों को मारने का, कितना दम लगता है आपको इन दावों में? देखिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलेगी कि आप उसे इन्फ्लेट कर कर बताएं या ना बताएं, लेकिन आपका जो पहला सवाल था मैं उसे ज़रूर हैंडल करूंगा। अगर कल विक्टर को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है वॉर रुक जाएगी? क्या सिर्फ रशिया की एक अकेली डिमांड थी कि यस यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो? जी नहीं, उसकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि आप नेटो फोर्सेस ऑब्लिक यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएंगे, आप यूएसए के साथ नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए जी, अगर पैट्रियट होकर
यूक्रेन के प्रेसिडेंट कल रिजाइन कर अपने डिप्टी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, विल इट बी एक्सेप्टेबल? ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करें। व्हाई विक्टर ओनली? आपको क्या लग रहा है यूक्रेन का और कोई पॉलिटिशियन पैट्रियट नहीं होगा? देखिए, जो हुआ है वो ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपनी पैट्रियटिज्म ऐसी दिखाई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ सर। आप कह रहे हैं पेट्रियटिज्म, यहाँ पर तो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों वर्सेस रूस हो रहा है। रूस के लिए एक पपेट है विक्टर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पसंद है पश्चिमी देशों की। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सिर्फ विक्टर को लाना अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। अगर पैट्रियटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ये मान भी लें थ्योरेटिकली कि चलिए जी यूक्रेन प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगले 1 घंटे बाद जो होने वाला है वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद नहीं होगा। और बाय द वे, जब हम टाइमिंग्स की बात करते हैं, टाइमिंग का मतलब क्या है? टाइमिंग का मतलब सिर्फ ये है कि चलिए जी 90 मिनट बाकी हैं। 90 मिनट का मतलब ये है कि 90.01 सेकंड के ऊपर खार्किव तबाह हो जाएगा? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम। अभी जैसे आप वो जो बमबारी आप देख रहे थे रात वाली, वो क्या है? ये आपको लग रहा है इन्फेंट्री है? ये इन्फेंट्री नहीं है, ये आर्टिलरी फायर है। जिस तरीके, बिकॉज मैं उसको जज कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके से, जिस लेंथ और विड्थ के ऊपर वो पटाखे बज रहे हैं, वो बम बज रहे हैं, दिस इज नॉट अ इन्फेंट्री फायर, दिस इज अ आर्टिलरी फायर जो इंडिविजुअली अलग अलग जगह, जैसे अभी आप ये वाली जगह दिखा रहे हैं, ये रॉकेट फायर है, ये मिसाइल फायर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर है। जब आर्टिलरी फायर होगा वो फ्रंटेज के ऊपर होगा। सो जब हम बात करते हैं कि खार्किव से इंडियंस को निकलना चाहिए, उन जो एडवाइजरी है अर्लीस्ट पॉसिबल निकलना। ये 90 मिनट 9 बजे, इसका मतलब ये नहीं है कि 9:01 के बाद आप निकल ही नहीं सकते। आप कोशिश करिए, आप नहीं, लेकिन मुश्किल हो जाएगी, आपको वहां से निकलने में मुश्किल होगी, ये बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है। लेकिन विवेक काटजू जी, सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि जैसा अभी सर भी कह रहे थे, शैलेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि अभी जो चुनौतियां हैं वो विक्टर को लाकर ठीक नहीं होने वाली है। ऐसे में ये तख्ता पलट की बात क्यों कही जा रही है रूस की तरफ से? देखिए, रूस ने 2 सिद्धांत कहे। पहला सिद्धांत ये उनका है कि वो यूक्रेन की सैन्य शक्ति को समाप्त करना चाहे, और दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा है डी-नाजीफाई, जिसके मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की की तरह कोई भी वहां पर ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हो जो कि नेटो की बात माने, जो कि प्रो नेटो हो या प्रो यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप। अब अगर विक्टर आ जाते हैं या सत्ता परिवर्तन होता है तो एक शुरुआत होगी। और ये तो अब, क्योंकि अब इनके यूक्रेन के संविधान में है कि हम नेटो को और ईयू को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई राष्ट्रपति संविधान को परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके लिए उनको संवैधानिक सभा बुलानी पड़ेगी, अपने पार्लियामेंट जाना